आज पूरी दुनिया एक नई जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की तरफ देख रही है, जिसका नाम है अफ्रीका। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां हर सुपर पावर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट दो देशों पर है, चाइना और भारत। एक तरफ है चाइना जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन के जरिए अपना नेटवर्क फैला रहा है। दूसरी तरफ है भारत जो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स के जरिए अफ्रीका के साथ एक नया रिश्ता बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या अफ्रीका को बनना है चाइना का एक और क्लाइंट, या फिर उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जैसे कि भारत? अफ्रीका कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में 54 इंडिपेंडेंट देश है और दुनिया के कुछ सबसे रिच नेचुरल रिसोर्सेज यहां पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, ऑयल, रेयर अर्थ्स, लिथियम और कोबाल्ट। अफ्रीका की पॉपुलेशन लगभग 1.4 बिलियन है, जिसका मतलब है कि एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों ही अपने अपने तरीके से यहां पर अपना फुटप्रिंट बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। चाइना ने साल 2000 के बाद से अफ्रीका में लगभग 160 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। हाईवे, पोर्ट्स, रेलवे, ब्रिजेस, ये सब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर किया। केनिया में मोम्बासा से नैरोबी तक रेलवे लाइन हो या इथियोपिया में इंडस्ट्रियल जोन्स, चाइना ने लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसके साथ लाया हेवी लोन। कई अफ्रीकन देश जैसे जाम्बिया, केनिया, इथियोपिया अब इन्हीं लोन के रीपेमेंट में फंसे हुए हैं। सिर्फ केनिया ने 6.7 बिलियन डॉलर का डेट रीपे किया है, इथियोपिया ने 6.8 बिलियन और जाम्बिया ने 6.1 बिलियन डॉलर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, लोकल वर्कफोर्स को ज्यादा फायदा नहीं मिला और कई जगहों पर चीनी वर्कर्स को इंपोर्ट किया गया, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट में गैप बना रहा। अब कई अफ्रीकन नेशंस ओपनली डेट ट्रैप और नियो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट बोलने लगे हैं। दूसरी तरफ इंडिया का अप्रोच बिल्कुल अलग है। भारत किसी भी अफ्रीकन देश पर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाता। इंडिया का फोकस है म्यूचुअल ग्रोथ पर, जिसमें लोकल इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रा, हेल्थ केयर और ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रांग बनाना शामिल है। इंडिया ने अफ्रीका के साथ मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है, जैसे टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। एयरटेल अफ्रीका आज 17 अफ्रीकन देशों में ऑपरेट करता है। इंडियन फार्मा कंपनियां जैसे सिप्ला और सन फार्मा अफोर्डेबल मेडिसिन अफ्रीका में प्रोवाइड कर रही है। इंडिया ने अफ्रीका के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी लॉन्च की है और आईआईटी टाइप इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में मदद दी है। इसके अलावा भारत ने अफ्रीका के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे यूपीआई टाइप प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करने का ऑफर भी दिया है। रिलायंस जियो घाना के टेलीकॉम सेक्टर में एंटर कर रहा है और अदानी ग्रुप ने तांजानिया के दर एस सलाम पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सब इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म और इंक्लूसिव ग्रोथ की डायरेक्शन में हैं। अगर हम दोनों कंट्रीज का मॉडल कंपेयर करें तो काफी साफ अंतर दिखाई देता है। चाइना का मॉडल है स्टेट लेड, सेंट्रलाइज्ड और लोन हैवी। इंडिया का मॉडल है प्राइवेट सेक्टर लेड, डिसेंट्रलाइज्ड और मार्केट पार्टनरशिप बेस्ड। चाइना शॉर्ट टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देता है, जबकि भारत लॉन्ग टर्म पीपल ओरिएंटेड कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। जहां चाइना ने अफ्रीकन कंट्रीज को बिलियंस के कर्ज दिए, वही भारत ने सेम कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया। चाइना के प्रोजेक्ट्स में डेट और डिपेंडेंसी का डर ज्यादा है, जबकि भारत के प्रोजेक्ट्स में ट्रस्ट और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है। डिप्लोमेसी में भी भारत ने अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस मजबूत किए हैं। 2023 के G20 समिट में इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा और दुनिया भर में इस डिसीजन की तारीफ हुई। भारत का यह कदम सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव था जो अफ्रीका को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सम्मान और स्पेस देता है। इंडिया का डायस्पोरा लगभग 3 मिलियन लोग अफ्रीका में एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिज का काम करता है। डिफेंस कोऑपरेशन भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। भारत ने कई अफ्रीकन देशों में मिलिट्री अटैच अपॉइंट किए हैं और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। लेकिन दोनों देशों के सामने चैलेंजेस भी है। चाइना को रिसेंटमेंट का सामना करना पड़ रहा है। कई देश अपडेट से निकलने के लिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का सहारा ले रहे हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है स्केल। भारत का ग्लोबल कैपिटल आउटरीच चाइना जितना बड़ा नहीं है। साथ ही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिसी डिलेज भी भारत की आउटरीच को स्लो करते हैं, पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी प्रॉमिसिंग है। अफ्रीका को चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और क्रिटिकल मिनरल्स का फेयर ट्रेड। इन सब में भारत एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रा जैसे आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसा मॉडल अफ्रीका में बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट एनालिसिस कि चाइना और भारत अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है। एक तरफ है चाइना जिसका मॉडल फास्ट है पर रिस्की, दूसरी तरफ है भारत जिसका मॉडल स्लो है पर सस्टेनेबल। अफ्रीका के पास अब दोनों ऑप्शंस है, लेकिन फ्यूचर में अफ्रीका किस पर भरोसा करेगा यह तय करेगा कि ग्लोबल पावर का बैलेंस किस तरफ झुकेगा। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में अफ्रीका किस देश के साथ खड़ा होगा? अपने व्यूज जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ग्लोबल बोल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।